हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस में एक और टॉपिक दैट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में से लिया हुआ है, तो आज इसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे हम। जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा आज के डिस्कशन का, वो रहेगा इंटरनेशनल टेररिज्म में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है, बेसिक डेफिनेशंस इसकी देखेंगे कि हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कैसे करेंगे, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल टेररिज्म, इस चीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। देन हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये इंटरनेशनल टेररिज्म है इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, भाई क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसी वॉयलेंट चीज़ें होती हैं। इसके बाद से हम देखेंगे कि इंटरनेशनल टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये इतना हार्मफुल क्यों है, क्यों हमेशा डिबेट होती है कि भाई नहीं इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, एनी हाउ हमें इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट में फ़ाइट करना है, इसे रोकना होगा, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। फिर देखेंगे कि भाई जब इतना ज़रूरी है इंटरनेशनल टेररिज्म से लड़ना, इससे फ़ाइट करना, तो क्या ऐसी रुकावटें आ रही हैं, ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनल टेररिज्म से इफ़ेक्टिव डील करने में एक डिफ़िकल्टी बन रहे हैं, चैलेंज बन रहे हैं, तो इन्हें हम समझेंगे। देन लास्ट में हम कुछ सजेशन देंगे कि इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि इंटरनेशनल टेररिज्म से हम इफ़ेक्टिवली लड़ सकें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। लास्ट में हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो ये रहेगा पूरा स्ट्रक्चर। सो गाइस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर ऑल दी सपोर्ट। तो डिस्कस करते हैं हम आज का ये टॉपिक। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो आप लिख सकते हो। आपको पता है कि आपने बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल सुने होंगे जो ये इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक के। जैसे आपको अगर याद हो तो जो यूएस में अटैक हुआ था 9/11 अटैक, फिर इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो गया, फिर मुंबई अटैक 2008 का आपको याद हो अगर, तो कितना ख़तरनाक था। और इसके बाद से अभी रिसेंट में आप देख लो उरी अटैक जो 2016 में, देन पुलवामा अटैक आपका 2019 में। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिससे इंडिया भी एक विक्टिम रहा है, इसका इंडिया हमेशा से आवाज़ उठाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि कोई भी डिसीज़न लो, सबसे पहले इंटरनेशनल टेररिज्म को डील करो, राइट। एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉमन कंसेंसस होना चाहिए कि इसे ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है अपने आप में। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का जो लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भरा पड़ा हुआ है आपके टेररिस्ट अटैक से। बहुत सारे एग्जांपल आप उठाकर देख सकते हो। 9/11 अटैक जो यूएस में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, इसके बाद से इंटरनेशनल टेररिज्म में डिबेट ना बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। इसके पहले भी टेररिज्म था, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जब ये यूएसए में अटैक हुआ ना, उसके बाद से यूएसए इसके खिलाफ हो गया। और आपको पता है कि यूएस की हेजेमनी थी पूरे वर्ल्ड पे। जब यूएस पर अटैक हो जाएगा तो यूएस को फिर वो प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी। इसके पहले लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रहीं कि नहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन यूएसए इतना सीरियस नहीं ले रहा था। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएस की काफ़ी डोमिनेंस थी, लेकिन जब यूएस ने खुद फेस किया इस प्रॉब्लम को, तब यूएस ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, इंटरनेशनल टेररिज्म अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। गेटिंग इट? तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो अफ़गानिस्तान में आपने तालिबान का नाम ज़रूर सुना होगा इस चीज़ को लेकर। तो अफ़गानिस्तान में आपने ये जो तालिबान की प्रॉब्लम है, जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ये हमेशा पॉपुलर रहती है। इसके बाद से रिसेंट ईयर्स में आपने जो इराक एंड सीरिया है, यहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट है, इनका राइज़ हुआ, और किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ बोको हराम इन नाइजीरिया, या तारिक तालिबान इन पाकिस्तान, या आपने चार्ली हेब्डो अटैक इन पेरिस, या हॉस्टेज क्राइसिस इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और इंडिया के एग्जांपल्स जो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करके ये बता सकते हो कि भाई ये इंटरनेशनल टेररिज्म इतना इम्पॉर्टेंट इशू क्यों है,
राइट। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एक ड्राफ्ट प्रपोजल है और इंडिया इसे सपोर्ट करता है कि एज सुन एज पॉसिबल इसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, तभी हम इंटरनेशनल टेररिज्म की प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जो आप अपने आंसर पे लिख सकते हो। अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म सिंपली, राइट, कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म। अब आपको पता है कि जो टेररिज्म है बेसिकली ये क्या है, एक अनलॉफुल यूज़ ऑफ द फोर्स और वायलेंस। देखो, जो फोर्स है ना, इसका यूज़ दो तरीके से होता है, एक तो लॉफुल होता है, एक अनलॉफुल। लॉफुल जैसे मान लीजिए पुलिस को ज़रूरत पड़ती है क्रिमिनल्स के साथ डील करने में, तो हमारी पुलिस प्रशासन यूज़ करती है अपनी फोर्स का, या डिफेंस फोर्सेस हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी करते समय कई बार फोर्स का यूज़ करती हैं, गेटिंग इट, या वॉर के टाइम पे होता है। लेकिन जो ये टेररिज्म है यहाँ पर अनलॉफुल, इन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है, स्टेट ने कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी है, कहीं से ये पावर नहीं डिराइव कर रहे हैं, इसलिए ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, राइट, लॉ के अगेंस्ट में है, और ये वायलेंस या फोर्स का यूज़ करते हैं अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी, जिससे नुकसान पहुंचाते हैं। और कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, उनकी जनता को नुकसान करके, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान करके, जिससे कि वो अपने जो पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उसे अचीव कर सकें, राइट। तो कुल मिलाकर जो टेररिस्ट होते हैं वो वायलेंस को एक जरिया बनाते हैं ताकि किसी भी गवर्नमेंट को प्रेशर में ले सकें और अपने मनमाने ढंग से उनसे डिसीज़न ले सकें, करवा सकें, गेटिंग इट, डिमांड को पूरी करा सकें। तो ये है टेररिज्म। ओके, तो ये कई सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है, इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, रिलीजियस गोल्स हो सकते हैं, इनके कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, जिसको पूरा कराने के लिए ये वायलेंस का यूज़ करते हैं, जरिया बनाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है कि इसके रूट कॉजेज़ क्या है, राइट। अभी हमें ये समझना है कि रूट कॉजेज़ क्या हैं इंटरनेशनल टेररिज्म के। भाई, लोग ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्यों फोर्स एंड वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण तो है नहीं। सो ऐसा बोला जाता है कि जो कारण है इंटरनेशनल टेररिज्म के, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है एंड मल्टीफैसेटेड है। मतलब कोई एक डायमेंशन नहीं है, बहुत सारी डायमेंशन मिलकर इसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आप ये एनालाइज नहीं कर सकते हो कि दिस इज़ द पर्टिकुलर कारण, जो रीज़न है या कॉजेज़ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ मेजर कॉजेज़ को हम देखते हैं जो जनरली मतलब अटैच्ड होते हैं हर एक इंटरनेशनल टेररिज्म से। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। कई बार कुछ सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शन ऑफ द पीपल्स या ग्रुप ऑफ द पीपल जिन्हें जो मेन स्ट्रीम से हो सकता है अलग हो, या फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि उन तक डेवलपमेंट ना पहुंचा हो, राइट। फॉर एग्जांपल, ये कुछ एरिया के ये एरिया ए है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से पॉवर्टी है, राइट, सोशल इनइक्वालिटी है, एजुकेशन नहीं है, राइट, हेल्थ सर्विसेज नहीं है। तो क्या होगा, उनको डिससेटिस्फेक्शन होगा गवर्नमेंट से या ग्रीवेंसेस होगा। इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है कई बार, फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर जो कंट्री है उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है अदर कंट्री के द्वारा, वहाँ के रिसोर्सेज का, तो या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो या पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ है वो डिफरेंसेस हैं। तो कई सारे कारण होते हैं, जो कई सारे ग्रीवेंसेस होते हैं जो लोगों को ऐसे हथियार उठाने के लिए प्रेशराइज करते हैं, या यू कैन से दैट हथियार उठाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हो सकता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। कुछ लोगों के जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ है या रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीफ हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं वायलेंस एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसके बाद से अदर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉवर्टी, इनडिस्क्रिमिनेशन, सोशल स्टेटस हो सकता है, राइट। कल्चरल फैक्टर्स, वही इसमें से भी ट्रेडिशंस, रिलीजन, आइडियोलॉजी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये इंटरकनेक्टेड है। देन इसके बाद से इनजस्टिसेस, जैसे अगर लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, गेटिंग इट। इसके बाद से फॉरेन पॉलिसी, कई बार क्या होता है, दूसरी कोई फॉर एग्जांपल यूएस को देखा गया है कि उसने कई सारे मिलिट्री
इंटरवेंशंस किए थे जब ये हमारा वेस्ट एशिया था वहाँ पर। तो आप देखोगे वेस्टर्न एशिया जहाँ पर इस्लामिक स्टेट है, जहाँ पर इस्लाम से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, तो उधर यूएस की कई सारी मिलिट्री इंटरवेंशंस रही थी। तो क्या हुआ ना कि वो सारे डिससेटिस्फाइड हुए यूएस की इस पॉलिसी के साथ में, और यूएस पे अटैक हुआ, जो उनका 2001 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था। तो इस तरीके से कई सारी फॉरेन पॉलिसी होती हैं जो लोगों को अपने खिलाफ लगती हैं, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ लगती हैं, तो वो होता है लैक ऑफ ग्रीवेंसेस, लैक ऑफ गवर्नेंस। तो आप देखोगे कि कई बार या तो विद इन अ स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों जगह पे जो गवर्नेंस है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये जो टेररिस्ट ऑपरेशन है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, इस पर कंट्रोल करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। आप देखोगे फॉर एग्जांपल या अफ़गानिस्तान हो गया फॉर एग्जांपल, या जो अफ्रीकन नेशंस हैं, राइट, वहाँ पे क्या है, जो गवर्नेंस है वो वीक है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, राइट, तो वहाँ लीडरशिप वीक है। तो जो ये एंटी सोशल जो ग्रुप होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो इन पर कंट्रोल कर पाना स्टेट के लिए मुश्किल हो गया यहाँ पर, क्योंकि गवर्नेंस यहाँ पर कमज़ोर है। इसके बाद से आइडियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ को बहुत एडवेंचर करना है या आइडियोलॉजी उनकी कुछ है कि हाँ हम ऐसे काम करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। इस तरीके के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के लिए। तो बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण बनता है पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, राइट, या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। तो उसमें से कुछ ग्रुप के लोग होते हैं और फिर इसके बाद से जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, मतलब उनको रिक्रूट करते हैं ये लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ परस्यू करने के लिए। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें सर्वाइव करना है, तो वो इस तरीके से इन चीज़ों पे इंडल्ज हो जाते हैं। गेटिंग इट? तो ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कारण है ना, वो कई सारे कारण एक दूसरे से इंटरैक्ट होकर या इंटरकनेक्टेड हैं और ऐसे मिलकर इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अंजाम देते हैं। सो इट इज़ बेसिकली यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो कुछ मेजर कारण हमने यहाँ पर समझ लिए जो आप अपने एग्ज़ाम पे मेंशन कर सकते हो। इम्पैक्ट की बात की जाए फर्दर अगर, कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो सबसे पहले सिविलियंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, लॉस ऑफ द इनोसेंट लाइफ्स होती है, राइट, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। अब सोचिए ना, जिसने जो मुंबई अटैक हुआ 2008 में, या इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, इसके ये जो, या उरी अटैक फॉर एग्जांपल, तो स्पेशली जो सिविलियंस पे अटैक होते हैं तो बहुत सारी इनोसेंट लाइफ्स हम लॉस करते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, राइट। इसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसने इस तरीके की एक्टिविटीज़ को विटनेस किया होगा तो पूरी लाइफ इसका ट्रॉमा झेलेगा, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो कॉग्निटिव स्किल्स वीक होंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होगा। इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, अब जब इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स को डिसरप्ट करता है एनी हाउ, तो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल JNK की सिचुएशन आप देख लें तो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक ज़्यादातर विटनेस किए जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी है, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई फैक्ट्री क्यों लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगाएगा, उसे तो नुकसान ही होना है। कब अटैक हो गया और उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएगा। गेटिंग इट? तो इस वजह से ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर, या ऐसे देश में जहाँ पर टेररिस्ट अटैक जैसी चीज़ें फ्रीक्वेंट होती रहती हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम आता है। फिर जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अफ़गानिस्तान में ले लीजिए, अफ़गानिस्तान में जिस तरीके की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, राइट, इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो तालिबान है वो एक्टिव रहता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इवन पाकिस्तान का आप देख लें तो यहाँ की इकोनॉमी का स्टेटस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो रिसोर्सेज का लॉस होता ही है, जो फंड है, जो फाइनेंस है, इसका डाइवर्जन होता है। जिस पैसे का इस्तेमाल हम एजुकेशन, हेल्थ के लिए कर सकते थे,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर सकते थे, उसी पैसे या फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है वॉयलेंस या फोर्स का यूज़ करने के लिए। आप हथियार खरीदोगे, लोगों को ट्रेनिंग दोगे, उनको फूड सप्लाई करोगे, बहुत सारी चीज़ें। तो फंड का भी तो डाइवर्जन हो रहा है ना। पहले तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, आप जीडीपी या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से जो थोड़ा बहुत है उसको डाइवर्ट कर रहे हो वेपन खरीदने में या ट्रेनिंग देने में। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो फर्दर इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डैमेज देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है जो बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमैनिटी के लिए। इसके बाद से वेपनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस को स्प्रेड करने के लिए और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को मतलब ऑपरेट करने के लिए। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का ये लोग यूज़ करते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, राइट, या मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में कोई बैठा हुआ है, उसे मान लीजिए यूएस में अटैक कराना है, तो यूएस में से ही किसी पर्सन को वो रिक्रूट करेगा इंटरनेट के ज़रिए से, उसे विज़िट भी नहीं करना है, उसको मोल्ड करेगा उस आइडियोलॉजी में, उसे रेडी करेगा कि नहीं आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करना है, और वो इंडिविजुअल बॉम्बर बन के जाएगा और किसी पब्लिक प्लेस में जाके ऐसी चीज़ें वॉयलेंस फैलाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आजकल प्रेजेंट टाइम पे इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज़ ये लोग फ्रिक्वेंट कर रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाने में, जो मेंबर्स हैं उनको रिक्रूट करने में या अटैक को कोऑर्डिनेट करने में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी इनके हाथ तक पहुंच गई है और जिसकी वजह से स्प्रेड इनका वाइड होता जा रहा है, और जब स्प्रेड वाइड हो जाएगा तो इस तरीके के नेटवर्क को फाइंड आउट कर पाना या एग्जामिन कर पाना, इन पर सुपरविज़न रख पाना, सर्वेलांस रख पाना थोड़ा टफ हो जाता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इनको क्रैक नहीं किया जा पाता है कि इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक है और कैसे ऑपरेट हो रहा है। नेक्स्ट वही है फाइनेंसिंग का, कि जो इनकी फंडिंग्स है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होते हैं, इलिसिट ट्रेड पे, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं ये लोग ताकि पैसे जनरेट कर सके, फंड जनरेट कर सके। अब पैसों के लिए, फंड जनरेट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। इस तरीके से ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देती हैं सोसाइटी में, और फर्दर ये सोशल डिस्टर्बेंस, सोशल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे कि वुमेंस को भी टारगेट बनाया जाता है इसमें, गेटिंग इट। तो ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए गुड नहीं है। और जो यूथ है हमारा स्पेशली, आप देखोगे जो यूथ को हम एक गुड ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व है। और इस तरीके से क्या है, उसका जो कैरियर है, या यू कैन से दैट एक गुड रिसोर्स है, वो वेस्ट हो गया, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि इससे ये पता चल रहा है कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म है कितना बड़ा अपने आप में एक इशू है, चैलेंज है, जिसको कंट्रोल करना, रिजॉल्व करना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एंड जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज़ हैं उनकी। तो भाई हमें समझ में आ गया कि भाई इतने खतरनाक इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो इसे हटाया क्यों नहीं, हम इसे डील कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसे डील कर पाने में, कि अभी भी प्रेजेंट है। आप देखो 2019 में हमने जो पुलवामा अटैक विटनेस किया, 2016 में हमने उरी अटैक विटनेस किया, और अभी भी कहीं ना कहीं अटैक होते ही रहते हैं। आप अफ़गानिस्तान की स्थिति देख लीजिए क्या है, राइट। तो क्या मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जब हम इंटरनेशनल टेररिज्म से डील करते हैं, तो ये हम इसे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का ना होना। अब बहुत सारे कंट्रीज़ क्या है ना, विलिंग नहीं है, दो कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो कंसेंसस देंगे कि हाँ हम ठीक है, हम भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल टेररिज्म से फ़ाइट होनी चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, बट एक्चुअली वो विलिंग नहीं होते हैं, और इसकी वजह से उनका जेन्युइन कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता है जब इंटरनेशनल टेररिज्म की बात आती है। तो भाई वो क्यों नहीं जेन्युइन
अपना जेन्युइन कोऑपरेशन देते हैं। द रीज़न इज़ दिस कि कई बार क्या होता है, या तो उनका अलायंस होता है ऐसी कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कॉम्प्रिहेंसिव जो टेररिज्म से रिलेटेड कन्वेंशन बनाने की बात होती है, तब आप देखोगे कि चाइना का उतना बोल्ड सपोर्ट नहीं मिलता है। जब भी इंडिया टेररिज्म का मुद्दा उठाएगा तो हमेशा हमारे लिए सबसे मुश्किल डिफ़िकल्ट पोर्शन बनता है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जैसे उरी अटैक एंड पुलवामा अटैक हुआ था। तो हम पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर होता है टेररिज्म होता है, हम उसे रोकना चाहते हैं, तो इसमें हमें चाइना का सपोर्ट नहीं मिलता है बहुत बार। इसी तरीके से और भी आप ग्रुप्स देख सकते हो कि आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी कंट्रीज़ के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। और कई बार तो कंट्रीज़ क्या करती हैं, जिन कंट्रीज़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ऑपरेट किया जाता है, उनको यूज़ करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। कई बार यूएसए ने खुद ही मतलब अफ़गानिस्तान एंड ऑल का इस्तेमाल किया अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। गेटिंग इट? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ये एक मेजर ऑब्स्टिकल है। नेक्स्ट कि जो ये टेररिस्ट नेटवर्क होता है, स्पेशली आज के दौर पे 21st सेंचुरी पे, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है, तो इनको क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द टेररिस्ट नेटवर्क, क्योंकि इतना वाइड नेटवर्क हो गया है इनका, अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है। फिर ये इंटरनेट का यूज़ करते हैं रिक्रूट करने के लिए या अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए, तो इस पूरे नेटवर्क को क्रैक कर पाना डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ये थोड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है। नेक्स्ट है कि एक और इम्पॉर्टेंट है कि देखो, सोसाइटी में और हर कंट्रीज़ में बहुत सारे NGOs काम करते हैं, सिविल सोसाइटीज़ काम करती हैं, राइट? तो बहुत सारे लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बट कई बार ये आप देखोगे कि इनडायरेक्टली यही पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप क्या है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? तो ये आज के दौर पे ये भी डिफ़िकल्ट करना मुश्किल हो गया है कि कौन टेररिस्ट ग्रुप है और कौन लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप है, क्योंकि मुखौटा ओढ़ लेते हैं लोग और अंदर ही अंदर जो इनके जो अंडरग्राउंड ऑपरेशंस चलते रहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर, तो ये एक डिफ़िकल्टी आती है। देन ह्यूमन राइट का कंसर्न्स आता है। अगर टेररिस्ट जो टेररिस्ट होते हैं या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व लोग होते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले अपना मुद्दा उठाते हैं कि उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, बट एक्चुअली तो वो इन्वॉल्व है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार इनोसेंट पीपल्स या जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स वाले होते हैं, उन पर भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के नाम पर उनको एलिगेशन लगाया जाता है, बट एक्चुअली वो होते हैं लेजिटिमेट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। फिर लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, इंटरनेशनल लेवल पे जब कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप नहीं किया जा सका है। तो जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं डेवलप कर पाए हो तो कैसे डील कर पाओगे इतने बड़े इशू को? तो एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो वेरियस नेशन स्टेट हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, और कई बार ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल हो सकती है ताकि इस नेटवर्क को आप क्रैक कर पाएँ। गेटिंग इट? तो ये लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे कंट्रीज़ में तो यही प्रॉब्लम है कि कॉज ऑफ टेररिज्म को ही नहीं समझ पाते हैं। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन अंडरलाइंग द कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हो पाती है, एक कॉमन या कंसेंसस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई है, तो प्रॉब्लम आती है कि जब भाई कारण ही नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सोल्यूशन क्या ढूंढोगे आप? बहुत सारे जो लोग हैं वो गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म जैसी बातें करते हैं। टेररिज्म तो अपने आप में बैड है, इसमें गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की क्या बात है, राइट? बहुत सारे लोग जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उससे एग्री नहीं करते हैं कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कई बार क्या है ना कि जो स्टेट होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इन्हें स्पॉन्सर करते हैं, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे इसके खिलाफ में? इसकी वजह से वेपनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट का इतना वाइड यूज़ कर रहे हैं जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं,
जिससे कि इन नेटवर्क्स का ऑपरेशन, इनकी प्रेजेंस को क्रैक कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनल टेररिज्म का सलूशन फाइंड आउट करने में बन रहे हैं। तो अब जब इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं तो हम इसके कुछ सलूशन भी तो सजेस्ट करेंगे अपने आंसर पे। तो वे फॉरवर्ड के रूप में आप लिख सकते हो कि अगर आपको इंटरनेशनल प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इनको एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। वो भी सारे नेशन स्टेट इससे एग्री करें। एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना होगा और इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड सैंक्शंस लगाने होंगे। जो कंट्रीज़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करती हैं, सपोर्ट करती हैं या अपने यहाँ पर उनको जगह देती हैं, पनपने देती हैं, तो उन्हें हमें टारगेटेड सैंक्शंस लगाने चाहिए, राइट। इसके बाद से हमें कोशिश करनी होगी कि सोशियो इकोनॉमिक या जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राइज ऑफ द टेररिज्म में, जैसे पॉवर्टी, जो इलिटरेसी है या जो एजुकेशन है, इन सब चीज़ों को, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन पर हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। हमें जो ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन या वेपनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, इसे कंट्रोल करना होगा। या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को एड्रेस करना होगा। हमें पॉवर्टी अबॉलिश करनी होगी, राइट। डेवलपमेंट देना होगा, एम्प्लॉयमेंट देना होगा लोगों को, ताकि यूथ इससे दूर रहे। इसके बाद से कम्युनिटी इंगेजमेंट। टेररिज्म एक ऐसा इशू है जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बाजू वाले घर में कोई इंसान, जेन्युइन इंसान रह रहा है या टेररिस्ट रह रहा है। ऐसा हुआ है कई बार। तो हमें कम्युनिटी इंगेजमेंट इसमें करनी पड़ेगी। बिना कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी या जो सिटीजन्स हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम कर सकते हैं। अगर वो अपने आसपास कोई ऐसी एंटी सोशल मूवमेंट या एंटी सोशल एक्टिविटी देखते हैं या कोई स्ट्रेंजर पर्सन देखते हैं, कुछ उन्हें शक होता है, तो वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, राइट, ताकि सर्वेलांस रखा जा सके। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन डेवलपिंग इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशन। कुछ ऐसे हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि इंटरनेशनल टेररिज्म को हम डील कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। और ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए कि टाइमली आप जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसे एक्सचेंज कर सकें और एक्शनेबल इंटेलिजेंस को शेयर कर सकें, ताकि इमीडिएट एक्शंस लिए जा सकें और इस ऑपरेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके या जो नेटवर्क्स हैं इनको क्रैक किया जा सके। सो ये कुछ आप वे फॉरवर्ड सजेशन में दे सकते हो अपने आंसर्स पे। इसके बाद से हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं गाइज यहाँ पर कि जो टेररिज्म है ये सिर्फ वायलेंट एक्टिविटी नहीं है, ये अटैक है सोशल, पॉलिटिकल एंड डिफेंस फैब्रिक ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री को में अगर टेररिस्ट अटैक होता है ना, तो उसकी जो सोशल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो हार्मनी है सोसाइटी में, पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है उस फैब्रिक को। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वायलेंट एक्टिविटी है, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या लॉस ऑफ दी ह्यूमन रिसोर्स हुआ, कुल मिलाकर जो हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी जड़ें हिला देता है ये, राइट। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है और फर्दर जो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है उसमें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है। गेटिंग इट। तो ज़रूरी है कि सभी कंट्रीज़ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आपस में एक मिलकर जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करके कॉमन स्ट्रैटेजी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी डेवलप करें, जिससे कि हम इंटरनेशनल टेररिज्म से लड़ सकें। सो ये था आज का डिस्कशन इंटरनेशनल टेररिज्म में गाइस, एंड आई होप कि इसके वेरियस डायमेंशन आपको पता चली होंगी गाइस यहाँ पर। एंड अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और कोशिश करना आंसर में कि मैक्सिमम एग्जांपल्स आप यूज़ कर सको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।